बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम आसिफ मकबूल है और मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। एक ऐसा मुल्क जो दो मुख्तलिफ तहजीबों के संगम पर वाक़या है और इनको मिलाने के लिए आपस में ब्रिज का काम करता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका माजी जितना शानदार और काबिल तारीफ़ था, उसका आज भी उतना ही शानदार और काबिल तारीफ़ है। एक ऐसी सरजमीन जिसने अपने सीने में बहुत सी तहजीबों को उभरते हुए और बर्बाद होते हुए देखा। आपने इस मुल्क के मुतल्लिक मुतअद्दिद बार सुना या पढ़ा होगा। मैं बात कर रहा हूँ तुर्की की। नादरीन, मुल्क का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। इसे 29 अक्टूबर 1923 को रिपब्लिक का दर्जा मिला। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मुल्क के पहले सदर थे, जिन्हें तुर्कों का बाप कहा जाता है। तुर्की को अगर दुनिया के नक्शे पर ढूंढा जाए तो ये एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़या नज़र आता है। यूरोपीय साइड पे इसकी सरहदें यूनान और बल्गारिया से मिलती हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में इसकी सरहदें ब्लैक सी से मिलती हैं और इसके अपोजिट साइड पे इसकी सरहदें मेडिटेरेनियन सी या बहीरा रूम से मिलती हैं। रूसी साइड से इसकी सरहदें जॉर्जिया और आर्मीनिया से मिलती हैं, जबकि एशियन साइड से इसकी सरहदें शाम, इराक और ईरान से मिलती हैं। इसका टोटल रकबा 7,83,356 मुरबा किलोमीटर है। 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसकी कुल आबादी 8,36,14,362 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि इसका GDP $2.749 ट्रिलियन है, जो कि एक गैर मामूली अदाद-ओ-शुमार है और तुर्की को दुनिया के चंद अमीर तरीन ममालिक की सफ़ में शामिल करते हैं। मुल्क की करेंसी का नाम टर्किश लीरा है। नाज़रीन, मुल्क में सबसे ज़्यादा तुर्क नस्ल के लोग पाए जाते हैं, जिनका आबादी में तनासब 70 से 75% है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कुर्द नस्ल के लोग पाए जाते हैं। तुर्की के जो इलाके शाम और इराक की सरहदों के साथ मिलते हैं उन्हें कुर्द इलाके कहा जाता है। मशहूर मुसलमान फातिहा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी कुर्द नस्ल थे। नाज़रीन, मुल्क में सदारती आइनी निज़ाम राइज है और मुल्क के सदर का नाम रजब तैयब एर्दोगान है, जो अपनी पुरकशिश शख्सियत, दिलेराना फ़ैसलों और अपने दिल में मुस्लिम उम्मा से मोहब्बत की वजह से हमेशा बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। पूरी दुनिया में चाहे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की बात हो, या रोहिंग्या मुसलमानों की आहो बका का मामला हो, या शाम और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आबादकारी का मसला हो, उनकी मदद और सपोर्ट के लिए सबसे पहले इन्हीं की आवाज़ बुलंद होती है। सकाफ़ती, सियासी और माशी लिहाज से मजबूत तुर्की में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मुल्क की आवाम भी अपने सदर से वालहाना मोहब्बत रखती है, जिसका नज़ारा हमें 15 जुलाई 2016 को इनके ख़िलाफ़ होने वाली फ़ौजी बगावत के दिन देखने को मिला। सदर की एक ही कॉल पर मुल्क भर के लाखों लोग फ़ौरन सड़कों पर निकल आए, बल्कि कुछ सरफिरे नौजवानों को बागी फ़ौजियों के टैंकों के आगे भी लेटते हुए देखा गया। पूरी कौम अपने सदर की दफ़ा के लिए सीसा पलाई हुई दीवार बन गई और उन्होंने फ़ौजी बगावत को नाकाम बना दिया। नाज़रीन, मुल्क का दारुल ख़िलाफ़ा अंकारा है, लेकिन इस्तांबुल मुल्क का सबसे बड़ा शहर और माशी दारुल ख़िलाफ़ा है। इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर के फ़तह करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मुसलमानों का लश्कर इस बशारत को हासिल करने के लिए कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुआ, जिसमें उस वक्त के मशहूर सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। मुसलमानों ने कई दिन तक शहर का मुहासरा जारी किए रखा, मगर वो इसे फ़तह करने में नाकाम रहे। इस दौरान हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहीं पर वसाल हो गया और आपको शहर की फसीलों के बाहर ही दफना दिया गया। इसके बाद मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुसलमानों के लश्कर इसको फ़तह करने के लिए रवाना होते रहे, मगर शहर के मजबूत दफ़ा की वजह से वो इसे फ़तह न कर सके। यहाँ तक कि 15वीं सदी ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया के मशहूर बादशाह सुल्तान मोहम्मद सानी का दौर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त दुनिया से पर्दा फरमाए करीबन 8 सदियाँ गुजर चुकी थीं। सुल्तान ने अपनी ज़बरदस्त हिकमत अमली और अपनी ताकतवर बहरी फ़ौज की वजह से शहर पे दर पे हमले किए और इसका कई हफ्तों तक मुहासरा जारी किए रखा, यहाँ तक कि वो शहर को फ़तह करने में कामयाब हो गया। जंग के दौरान कॉन्स्टेंटीन बादशाह भी मारा गया और सुल्तान ने इस शहर को फ़तह करने के बाद इसे अपनी सल्तनत का दारुल ख़िलाफ़ा बना लिया। इस फ़तह की वजह से सुल्तान को उसका लक़ब
دا کنکرر دیا گیا، جسے عظیم فاتحہ کہتے ہیں۔ آج کا استنبول بھی دیکھنے لائق ہے۔ یہاں اوٹومن اور بائزنطینی دور کی بہت سی یادگاریں شامل ہیں جو آرٹ، فنون لطیفہ اور فن تعمیر کا بے مثال نمونہ سمجھی جاتی ہیں اور استنبول کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ کرتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں سیاح ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے استنبول آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہاگیا صوفیہ کی، تو اسے مشہور رومن شہنشاہ جسٹینین اول نے 6 صدی عیسوی کے آغاز میں تعمیر کروایا اور اس وقت کے یونانی آرکیٹیکچر آئیسیڈور آف مائلیٹس نے ڈیزائن کیا۔ یہ عمارت اس وقت ایسٹرن رومن امپائر کا سب سے بڑا اور مقدس چرچ سمجھی جاتی تھی۔ سلطان محمد ثانی نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو انہوں نے اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ 1935 میں اس وقت کی سیکولر حکومت نے اس عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ حال ہی میں صدر اردوان نے اس عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ان کے اس اقدام کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس عمارت کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ اگر ہم بات کریں بلو موسک کی، تو اسے خلافت عثمانیہ کے مشہور بادشاہ سلطان احمد اول نے 17ویں صدی کے آغاز میں تعمیر کروایا۔ 6 میناروں، 5 بڑے اور 8 چھوٹے محرابوں پر مشتمل یہ مسجد فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ رات کے وقت اگر بعض فورس کے پل پہ کھڑے ہو کر دور سے اس مسجد کا نظارہ کیا جائے تو اس کے محرابوں سے نکلنے والی نیلی روشنی دیکھنے والے کو قرون وسطیٰ کے الفلیلوی دور میں لے جاتی ہے۔ ناظرین، بات ہو بلو موسک کی، ہاگیا صوفیہ کی، توپ کاپی میوزیم کی یا گرینڈ بازار کی، استنبول کی ہر تعمیر اپنے اندر ایک انوکھی داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ترکی کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔